बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, BS 4 ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर। हमारा यूनिट चैप्टर वही पहले वाला कंटिन्यू है और आज का जो टॉपिक है दैट इज रेजोनेंस मेथड्स फॉर कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स। लास्ट आपने पढ़ा कि एक लोकलाइज बॉन्डिंग है और एक है डी लोकलाइज बॉन्डिंग या ऑर्बिटल्स। लोकलाइज में हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो एटम्स के दरमियान जो शेयर कर रहे होते अपने इलेक्ट्रॉन्स को या ऑर्बिटल्स को ओवरलैप कर रहे होते उनके दरमियान फिक्स रहती है। और डीलोकलाइज में हमने क्या कहा कि दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियाई पर या एटम्स पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफ्यूज हो जाए, फैल जाए, उसे आप डीलोकलाइजेशन कह देते हैं। और ये किस तरह के सिस्टम्स में है? जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है कि जिसमें अल्टरनेट पोजीशन पर डबल सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उससे आप कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स कह देते हैं। हमने इसमें बात ये की थी कि जो सिस्टम है लोकलाइज्ड, उन मॉलिक्यूल के एक स्ट्रक्चर जो है वो पूरे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ को वजाहत कर सकता है। या आप सिंगल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। जहाँ कॉन्जुगेटेड सिस्टम है या जहाँ डीलोकलाइजेशन है, उसमें सिंगल स्ट्रक्चर उसकी प्रॉपर्टीज़ की वजाहत नहीं कर सकता। फिर हमने कहा था कि इनकी जो वजाहत है, एक्सप्लेन हम जो करते हैं, वो किस बुनियाद पर करते हैं? दो बुनियादों पर, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ज़रिए और दूसरा रेजोनेंस मेथड के ज़रिए। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया ताकि सबका जो आपने स्टडी किया है उसका कुछ याद हो जाए। आज हमारा है रेजोनेंस मेथड फॉर कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स। 1926 में हाइजेनबर्ग ने ये थ्योरी प्रपोज की जो क्वांटम मैकेनिक्स की बुनियाद पर थी। तो ये भी आपको इल्म है कि मैकेनिक्स को हमने दो तरह से स्टडी किया हुआ है, एक क्लासिकल है और एक को हम क्वांटम मैकेनिक्स कह देते हैं। छोटे पार्टिकल्स के लिए जब हम स्टडी करते हैं तो उसे आप क्वांटम मैकेनिक्स के ज़रिए स्टडी करेंगे। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट तो बेसिकली वही है जो एल पॉलिंग ने दिया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के तीन कॉन्सेप्ट्स हैं। एक ऑर्बिटल ओवरलैप का, सिग्मा पाई बॉन्ड जिससे बनते हैं। दूसरा ऑर्बिटल मिक्सिंग का, जिसे ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन हम कह देते हैं। और तीसरा उसमें रेजोनेंस मेथड भी होता है। तो ये हाइजेनबर्ग की थ्योरी और पॉलिंग की थ्योरी तकरीबन जो ये क्या है, मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स हैं। और दूसरी बात ये है कि इट इज़ प्रैक्टिकली मोर और लेस द सेम थिंग एज मीजोमेरिज्म। मीजोमेरिज्म भी आप कहेंगे, ये भी बेसिकली यही रेजोनेंस जो मेथड है, इसी की एक आप कह दें टाइप कह दें या उससे मिलती जुलती एक चीज़ है, थ्योरी है। अच्छा, इस के मुताबिक हम यानी रेजोनेंस मेथड के मुताबिक जो बेंजीन मॉलिक्यूल है हम उसकी वजाहत करेंगे। ये मैंने मॉलिक्यूल इसलिए सेलेक्ट किया कि
पिछली क्लासेस में आप बेंजीन में रेजोनेंस को स्टडी करके आए हैं। उसमें रेजोनेंस की जो डेफिनेशन है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे होते हैं उनकी जो स्पिन की अरेंजमेंट है उसके डिफरेंट होने की बुनियाद पर स्ट्रक्चर जो वो एक दूसरे से डिफर कर जाते हैं। देखें, बेंजीन के मॉलिक्यूल को आपको पता है, हम जब उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो कोई एक एक्सेप्टेड उसका स्ट्रक्चर नहीं है। उसके लिए हम एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फार्मूलाज ड्रॉ करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए। ये यहाँ से आप इसे इंग्लिश वर्जन इसका रीड करते जाएंगे। मैं तो एक बात को समझा रहा हूँ। जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है is imagined a hybrid of all these structures. When two or more level structures are written to represent a compound called resonance contributing structure or canonical forms, the weight average of all these is imaginary and is called resonance hybrid. Resonance hybrid is similar to any resonance structure but identical to none of them. यहाँ पर भी एक बात मैं थोड़ी सी मज़ीद ज़रा आपको क्लियर कर दूँ कि अगर किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर एक ही लेवल स्ट्रक्चर से हम उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ की वजाहत ना कर सकें और वो सिस्टम भी क्या हो, कंजुगेटेड हो, यानी उसमें डीलोकलाइजेशन हो, तो हम उससे उसके लिए एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं ताकि उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ की हम वजाहत कर सकें। तो इसी फिनोमिना को आप क्या नाम देंगे? रेजोनेंस कह देंगे। अच्छा, फिर देखें कि हर एक जो स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे उससे हम रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर या फॉर्म का नाम देंगे। उनमें से कोई एक सिंगल स्ट्रक्चर भी कंप्लीटली उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज की वजाहत नहीं कर रहा होगा। हाँ, अलबत्ता यह है कि उसके करीब करीब उसकी वजाहत कर रहा होगा। जो एक्चुअल मॉलिक्यूल होगा उसे हम कहते हैं कि वो एग्जिस्ट तो कर रहा होता है, लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में हम उस एक्चुअल मॉलिक्यूल को ड्रॉ नहीं कर सकते। तो हम फिर क्या करते हैं? जितने स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किए उन सब का एक वेट एवरेज या वेटेड एवरेज उसका आप निकाल लेंगे और एक स्ट्रक्चर जो आप उसमें देंगे वो उसका फिर रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहलाएगा। अच्छा, ये सिमिलर तो होगा किसी भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर से या रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर से, लेकिन उसे 100% आइडेंटिकल किसी से भी नहीं होगा। ये बेंजीन के लिए आपका ये तो पड़ा हुआ है, कोई सी मुश्किल नहीं है। दो पहले कैकाउल स्ट्रक्चर्स आ गए, उसके बाद फिर क्या है, डेवर स्ट्रक्चर्स आ गए बेंजीन के। तो बेंजीन के आप 5 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। इनमें से कोई एक भी बेंजीन की प्रॉपर्टीज को फुली डिस्क्राइब नहीं करता। और imaginary hybrid that cannot be represented is real structure of the benzene and is called resonance hybrid. अब एक इसी के साथ रिलेटेड टर्म है रेजोनेंस एनर्जी। ये भी आप इस लफ्ज से तो वाकिफ हैं एफएससी में। दरअसल ये है कि ये जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपके सामने हैं, आप इनमें से किसी भी एक स्ट्रक्चर की जो एनर्जी है, मतलब बॉन्ड एनर्जी, आप इसकी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सी एच बॉन्ड, सी सी बॉन्ड सबको ब्रेक करके आप फाइंड आउट करें, कैलकुलेट करें। ये एक थ्योरेटिकल वैल्यूज की हमें हासिल होगी। फिर जो बेंजीन है उसमें जस्ट हम क्या करें कि एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है उसकी वैल्यू को भी हम नोट करें, उसकी बॉन्ड एनर्जी को, या एग्जांपल वहाँ एफएससी में हाइड्रोजनेशन एनर्जी की दी हुई है,
तो जो भी ज़्यादा स्टेबल इन 5 में से स्ट्रक्चर है और जो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है जिसमें आप दरमियान में एक दायरा सा लगा देते हैं, वो रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाता है बेंजीन का। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर और जो इसका लोएस्ट एनर्जी का स्ट्रक्चर होगा, उनकी एनर्जी का जो फ़र्क है, उसे आप क्या नाम देंगे? रेजोनेंस एनर्जी का आप उसे नाम दे देंगे। द एनर्जी ऑफ एक्चुअल स्ट्रक्चर, द रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेस देन एनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड इज मोर स्टेबल। जब इसकी एनर्जी सबसे कम है तो साफ जरिए क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। अच्छा देखें, ये बेंजीन की वैल्यू हमने कहा कि 150.5 किलो जॉल पर मोल के बराबर है। 2-3 पॉइंट्स हैं कि जितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे या जितनी रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर को हम आम तौर पर ये डबल हेडेड एरो के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये ना तो इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है और ना ही ये आप कहेंगे कि किसी रिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, बल्कि ये डबल हेडेड एरो जो है ये किस को रिप्रेजेंट करेगी? रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये थोड़ा सा एक पॉइंट मैं इसमें पीछे वापस जाता हूँ। इन स्ट्रक्चर्स में आप देखें, पहले 2 हैं, फिर नेक्स्ट 3 स्ट्रक्चर्स आ गए। आप अगर डबल बॉन्ड की पोजीशंस को देखें, जो पोजीशन डबल बॉन्ड की स्ट्रक्चर 1 में है वो 2 में उससे थोड़ा सा साइड पे होगी। अच्छा, नेक्स्ट में और चेंज होगी, नेक्स्ट में और चेंज, नेक्स्ट में और चेंज होगी। ये लफ्ज़ जो रेजोनेंस है, ये लफ्ज़ रेजोनेंस का लफ्ज़ी मतलब पता है क्या है? कि वाइब्रेट करना, रेजोनेट करना। तो क्या ये मॉलिक्यूल रेजोनेट कर रहे होते हैं? ऐसा कतई नहीं है। हाँ, अलबत्ता आप ये कहेंगे कि अगर आप एक पेंसिल को स्ट्रक्चर 1 पर रखें, तो आप कहेंगे ये स्ट्रक्चर भी इसका हो सकता है। फिर इस पेंसिल को आप मूव करके स्ट्रक्चर 2 पर ले जाएँ, तो आप कहेंगे ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है। फिर वापस उसे ले जाएँ 1 पर और 2 पर, इस तरह आप अगर रिपीट करते रहें या 3, 4, 5 को इसी तरह से साइक्लिक फॉरवर्ड रिपीट करते रहें, तो आपकी पेंसिल क्या कर रही होगी? वाइब्रेट कर रही होगी, ऑसिलेट कर रही होगी। तो इस वजह से ही हमने इसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का नाम जो ये डिज़ाइन किया है। रेजोनेंस एनर्जी आ गई, रेजोनेंस हाइब्रिड की बात आ गई। अब इसमें एग्जांपल जो हमने दी है, ये है कार्बोनेट के स्ट्रक्चर की। बेंजीन की मैंने वजाहत नहीं की, उसमें थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें उसकी प्रॉपर्टीज़ को, कि बेंजीन का जो एक और स्ट्रक्चर है, एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड है, तो उसमें एक बॉन्ड की लेंथ कम होनी चाहिए, सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन आपने पढ़ा कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन कार्बन सारे बॉन्ड बराबर हैं, 1.397 एंगस्ट्रम के बराबर हैं, जो ना तो सिंगल बॉन्ड यानी 1.54 एंगस्ट्रम और ना ही डबल बॉन्ड दैट इज 1.34 एंगस्ट्रम किसी के बराबर नहीं है। तो ये आखिर कैसा है? वो फिर हमने कहा था कि इसकी रीज़न डीलोकलाइजेशन है। तो ये रेजोनेंस जो मेथड है, जो रेजोनेंस थ्योरी है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये दोनों सक्सेसफुली इसकी वजाहत कर सकते हैं। से ये कार्बोनेट का लेवल स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो इसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है और फिर एक 2 सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पर क्या है? नेगेटिव चार्ज है, और जो डबल बॉन्ड इसका आ गया, ये तो इसका आगे एक लेवल स्ट्रक्चर अगर आप रिप्रेजेंट करें। लेकिन देखा ये गया कि एक्सरेज एनालिसिस से ये बात सामने आई कि देखें इसमें ये जो इसका स्ट्रक्चर है, नीचे आपने देखा एक कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड है। अब होना क्या चाहिए? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की लेंथ कम होनी चाहिए, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की लेंथ क्या होनी चाहिए? बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन नोट क्या किया गया? एक्सरेज एनालिसिस ये देखा गया कि इन तीनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की जो लेंथ्स हैं ये बराबर हैं। इट मीन्स कि ये इक्विवेलेंट बिहेव कर रहे हैं। उसकी वजाहत फिर हम कैसे कर सकते हैं कि देखें, अगर ये स्ट्रक्चर हम उसके ड्रॉ करें,
कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड को ऊपर वाले ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर दिया, फिर नीचे वाले ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर दिया। तो आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर 1, 2, 3 ये इक्विवेलेंट हैं, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड किसी एक कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड किसी एक पर फिक्स या लोकलाइज नहीं है, ये 2 पर भी और 3 पर भी जा सकता है। इसी तरह जो नेगेटिव चार्ज है ये भी पूरे जो ऑक्सीजन्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके ऊपर डिफ्यूज्ड है या डीलोकलाइज्ड है। जब इस इनकी इक्वल कंट्रीब्यूशन होगी तो साफ ज़ाहिर है इनके बॉन्ड की लेंथ्स भी क्या होंगी, सेम रहेंगी। तो ये उसकी एक वजाहत इस मॉलिक्यूल से आप कर सकते हैं। फ्रॉम लोकलाइज बॉन्डिंग स्ट्रक्चर कंटेन कार्बन, ये उसी की वजाहत आ गई जो मैंने आपको एक बात समझा दी। और जबकि रेजोनेंस थ्योरी से द इलेक्ट्रॉन्स comprising the pi bond and two negative charges are delocalized over the entire molecule. So in actual carbon atom, all three oxygen atoms are equidistant, यानी इनका फासला डिस्टेंस इक्वल है फ्रॉम द कार्बन एटम। अच्छा, अब नेक्स्ट इसी को कि हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर की टेक्निक क्या है उसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की। ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी उसमें ड्रॉ कर दें कि ये जी इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ गया। उसके कुछ रूल्स हैं रेजोनेंस ड्रॉ करने के, और कुछ इसकी टेक्निक्स हैं। पहले हम टेक्निक्स पढ़ लेते हैं, रूल्स को इसके बाद में स्टडी करेंगे। बस ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें ए और बी के दरमियान डबल बॉन्ड है, यानी एक सिग्मा पाई बॉन्ड, और बी और एक्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, लेकिन एक्स पर क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। अच्छा, अब देखें कि इसमें फर्दर आप देखें कि हम कैसे ऑपरेशन इस पर कैसे करेंगे। अब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हमने कहा हुआ है एक्स के ऊपर, ये एरो रिप्रेजेंट कर रही है, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम इस एटम बी की तरफ ले आएंगे। और जो नेक्स्ट देखें, पहला स्टेप तो ये हो गया कि मूव द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन एक्स टुवर्ड द डबल बॉन्ड टू मेक ए न्यू बॉन्ड बिटवीन एक्स एंड बी एज शोन बाय द डायरेक्शन ऑफ द एरो। एरो की जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को ज़ाहिर करती है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करें कि मूव द बॉन्डिंग पाई इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन बी एंड ए टुवर्ड्स ए। तो इसके जो ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन हैं, पाई इलेक्ट्रॉन, इन्हें हम क्या करेंगे, ए की तरफ शिफ्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट इससे रिजल्ट क्या होगा, देखें ये चीज़ इससे बन जाएगी कि ए बी डबल बॉन्ड एक्स। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन बी और एक्स के दरमियान, तो एक्स पर डेफिशिएंसी पैदा हो जाएगी, ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज शो करेगा। ए पर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस आ जाएगा, इस तरह से इस पर क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये आपने ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड एक्स विद अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका आपने कैनोनिकल या रेजोनेंस स्ट्रक्चर या रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किया। तो इसीलिए हम जो इन्हें देखें ना, ये इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। पहले वाला मॉलिक्यूल, इसके बाद ऑपरेशन करने के बाद जो नया स्ट्रक्चर आ गया, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा। इसके अलावा ये नहीं कि आप कोई अपनी मर्जी से इसे बना सकें, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसी तरह से विनाइल क्लोराइड और एस्टेमाइड में आप नोट करें कि अच्छा, ये जो पहले वाली एग्जांपल हमने दी थी उसकी टाइप कौन सी है, विनाइल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl। आपको पता है कार्बन का वो डबल बॉन्ड हो, उसके साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच है, इसे आप क्या कहते हैं, विनाइल कह देते हैं। बिल्कुल वही देखें कि क्लोरीन पर जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसे आप क्या करेंगे, कार्बन की तरफ शिफ्ट कर देंगे। और कार्बन CH और CH2 के दरमियान जो डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन, इसे आप CH2 वाले कार्बन पर शिफ्ट कर देंगे।
इससे क्या होगा, CH2 पर नेगेटिव चार्ज यानी कार्बन आयन बन जाएगा और क्लोरीन कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो इस पर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह ये आप देख लें एस्टमाइड है। एस्टमाइड में आप क्या ऑपरेशन क्या करेंगे कि जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है इसे आप कार्बन की तरफ शिफ्ट कर देंगे और कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसे शिफ्ट कर देंगे ऑक्सीजन की तरफ। ये खुद आप इसकी प्रैक्टिस करें, एरोज खुद लगाएं और इसी तरह से ये इसका यानी हर एक स्ट्रक्चर का एक और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यानी आप इसके स्ट्रक्चर को इन दोनों स्ट्रक्चर मजीद के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। फर्दर देखें कि फॉर कंपाउंड फॉर विच वन कन्वेंशनल स्ट्रक्चर इज ऑफ द टाइप यानी ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड ई एक्स डबल बॉन्ड वाई, तो इसके किस तरह से हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। वेरी इजी कि मसलन आप इसमें कहीं से भी शुरू कर दें कि वाई जो है इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन इसे बी और एक्स के दरमियान में आपने शिफ्ट कर दिया। ए और बी के जो है इन्हें किस तरफ शिफ्ट कर दिया, ए की तरफ आपने शिफ्ट कर दिया। इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा कि ए पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, वाई पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पैदा हो जाएगी और ए के ऊपर क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो जाएंगे। और ये देखें इसी तरह दूसरी तरफ भी आप इन्हें टर्न कर सकते हैं कि एक्स और वाई के इलेक्ट्रॉन को वाई पर शिफ्ट कर दें, ए और बी के पाई इलेक्ट्रॉन को बी और एक्स के दरमियान में शिफ्ट कर दें। तो अब न्यू स्ट्रक्चर क्या बन जाएंगे, एक तो ये जो ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड एक्स डबल बॉन्ड वाई स्ट्रक्चर है, इसके दो मजीद कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आ गए, ए माइनस सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड एक्स सिंगल बॉन्ड वाई पॉजिटिव, और दूसरी जानब क्या है कि वाई पर नेगेटिव और ए पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो है इस टाइप की ये एक मेथड होगा जिसके ज़रिए आपने, इसकी एग्जांपल क्या है, से 1,3 ब्यूटाडाइन है। आप देख लें बिल्कुल सेम कि आपने इनको शिफ्ट किया, इससे 1,3 ब्यूटाडाइन के 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन जाएंगे। For compound which might have the conventional structure formula of the type A double bond B X plus यानी ये एक केटाइनिक इसका आ गया। Other contributed structure are written by moving the pi electron between A and B toward the positively charged atom X to make a new bond between B and X। यानी ये आप इसे क्या नाम दे देंगे कि विनाइल केटाइन आप इसे नाम दे दें। A then get unit positive charge। तो ये इसके देखें जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड एक्स उस पर पॉजिटिव चार्ज, और आपने क्या किया कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे इन्हें ए और बी के दरमियान एक्स की तरफ शिफ्ट कर दिया, बी और एक्स में बन गया डबल बॉन्ड और ए पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इलाइल केटाइन जो है इज टिपिकल ऑफ दिस कैटेगरी, यानी अगर आप X को कंसीडर करें एज हेलोजन तो यहाँ ये हेलोजन नहीं इससे मुराद बल्कि क्या है, ये कोई एटम है। तो ये इलाइलिक केटाइन, इलाइल का मैंने आपको बताया था कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, उसके साथ कोई और कार्बन भी अटैच हो मैथिलीन ग्रुप, तो इन्हें आप इलाइलिक ग्रुप का नाम दे देते हैं। सो इलाइलिक केटाइन इज टिपिकल ऑफ दिस कैटेगरी and is considered to be a resonance hybrid of the following two structures। तो ये जो है रेजोनेंस मेथड आप इसे कहेंगे, इस तरीके से आप इसकी वजाहत करेंगे। एक बात फिर वंस अगेन आपसे कह रहा हूँ कि कंप्लीटली इस वीडियो को आप लोग स्टडी किया करें कंप्लीट, और साथ ही कागज़ पेन आप अपने साथ रखा करें, स्ट्रक्चर्स को साथ साथ ड्रॉ करते जाया करें और इस तरह से आप बेहतर अंदाज में केमिस्ट्री को
अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ये एक मेरे सामने एक जो डाटा आ रहा है, इसके मुताबिक देखें कि जो आप व्यू करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 3 मिनट, कोई 4 मिनट उसे व्यू करके फिर आप बंद कर देते हैं। अब व्यूज़ तो आ रहे हैं, लेकिन कोई भी बहुत थोड़े लोग हैं जो कंप्लीटली वीडियो को नोट कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं। देखें, एक मसाइल तो हमें आ गए। मैं बार-बार एक बात को रिपीट करना अच्छा नहीं समझता कि इन मुश्किलात में आपने कुछ सीखना भी है, और उस सीखने के अमल से आप कैसे गुज़र सकते हैं कि इस न्यू मेथड को मेंटली आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप इस चक्कर में रहे कि जी कॉलेज खुलेंगे, हम वहाँ जाकर पढ़ेंगे, तैयारी होगी, मुझे नहीं लगता कि हालात जो दुनिया के जिस तरह से चल रहे हैं, उसमें कोई जल्दी में हमारे इदारे ओपन हों। मेरी असेसमेंट ये है कि ये सेमेस्टर आपका तकरीबन ऐसे ही चलेगा, इसीलिए आप स्टूडेंट्स सीरियस होके एक काम करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।